17 बच्चों, एक बुजुर्ग और एक वयस्क की किडनैपिंग में लिप्त एक व्यक्ति रोहित आर्या। रोहित आर्या कौन था? सिस्टम के द्वारा सताया हुआ एक आम नागरिक या 17 मासूम बच्चों की किडनैपिंग से अपनी नाजायज मांग पूरी करने वाला एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति जो अब इस दुनिया में पुलिस के एनकाउंटर के दौरान नहीं रहा है। इस केस के बारे में आप सब ने सुना होगा कि कैसे एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को मुंबई में किडनैप कर लिया और एक मांग रखी अपने वीडियो के द्वारा, जिसको पूरी ना करते हुए एक ऑपरेशन कमांडोज, पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा चलाया गया, जिसमें उस व्यक्ति को यानी कि रोहित आर्या को गोली लगी सीने में और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि अब वो नहीं रहा। इतनी कहानी हम सब ने इतने टाइम में इंस्टाग्राम में और जगहों पे स्क्रॉल करते हुए सुनी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, लेकिन कौन था रोहित आर्या? क्यों एक्चुअल में उसने ऐसा किया? ये करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी? और क्या सच में रोहित आर्या आतंकवादियों की तरह मानसिकता रखने वाला, जो कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर डराने और धमकाने का काम करते हैं, अपनी नाजायज मांग पूरी करते हैं, वैसा व्यक्ति था? इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज इस वीडियो में इस पूरी किडनैपिंग और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके साथ साथ रोहित आर्या ने इस तरह की मांग क्यों रखी और क्या हुआ उसके बाद, क्या जायज़ था क्या नाजायज़ था, और रोहित आर्या को हम किस रूप में देखेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। और हाँ, यूट्यूब में अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो प्लीज़ हाइप करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो सबके पास पहुंचना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीते दिनों 30 नवंबर को रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने आरए स्टूडियो, जी हाँ, आरए मीन्स रोहित आर्या, मुंबई के पवई इलाके में स्थित एक बिल्डिंग है, महावीर क्लासिक बिल्डिंग, जिसके 4th फ्लोर में आरए स्टूडियो, जो कि रोहित आर्या चलाता था। आरए मीन्स रोहित आर्या, ये उसी का स्टूडियो था, और इसमें वो बेसिकली बच्चों के सिलेक्शन करता था ऑडिशन के नाम पे, जो कि एक ख़ास तरह के प्रोग्राम में यूज़ होता था। वो उन बच्चों को सिलेक्ट करके उनसे परफॉर्म करवाई जाती थी, उसकी यहाँ पे ऑडिशन होती थी। हमेशा से यहाँ पे ऑडिशन कई तरह के चलते रहते हैं आरए स्टूडियो में, लेकिन बीते 4 दिनों से यहाँ पर ऑडिशन चल रहा था एक ख़ास प्रोग्राम के लिए, जो कि एक वेब सीरीज़ थी, जो कि बच्चों के स्कूल में सफाई से रिलेटेड काम करने के लिए यूज़ की जाने वाली थी। इसीलिए वहाँ पर स्कूलों से ही, दूर दूर के स्कूलों से, पास के स्कूलों से बच्चे आए हुए थे वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए इस बिल्डिंग में, आरए स्टूडियो में, जो कि 3 दिन से बहुत आराम से चल रही थी। वेब सीरीज़ जिसके लिए शूटिंग होने वाली थी, उसका नाम था लेट्स चेंज, यानी कि सफाई से रिलेटेड ऐसी वेब सीरीज़ बनाई जा रही थी, जिसे देखकर बच्चे प्रेरित हों कि कैसे खुद से सफाई का ध्यान रखना है, कैसे उसके लिए स्कूल को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। इस तरह की चीज़ उस वेब सीरीज़ में दिखाई जाने वाली थी, जिसके लिए बच्चों के ऑडिशन चल रहे थे। 3 दिनों तक ऑडिशन बहुत ही अच्छी तरह से चले, बच्चे आए, ऑडिशन दिया और चले गए। बीच में लंच टाइम होता था, बच्चे लंच करते थे, कुछ पेरेंट्स बाहर रहते थे, कुछ वहीं पे बिल्डिंग में ही रहते थे, अपार्टमेंट में ही। 30 अक्टूबर को भी इसी तरह से उसकी शूटिंग के लिए ऑडिशन चल रहे थे, बच्चे आए हुए थे, लगभग 97 करीब बच्चे थे, जिनमें से लंच टाइम के पहले 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया सिलेक्शन ना होने के नाम पे। उसके बाद कुल 17 बच्चे वहाँ पर बचे, और एक बच्चे की दादी और उनका एक स्टाफ, इतने लोग उस बिल्डिंग में मौजूद रहे। जब लंच टाइम हो गया तो अचानक से रोहित आर्या ने उनकी दादी से बोला कि बच्चों को ऊपर के एक कमरे में ले चलते हैं। तब दादी को थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि आज यानी 30 अक्टूबर को रोहित आर्या थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा था। वैसे वो पिछले 3 दिनों से आ रही थी, तब वो बहुत ही जॉली था बच्चों के साथ, बहुत हैप्पी रहते थे उसके साथ बच्चे, और वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लेकिन आज वो तो कुछ फिशी लगा उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद ये सिलेक्शन के बाद का सेकंड कोई
पार्ट होगा, और वो सारे बच्चों के साथ ऊपर चली गई और वो स्टाफ भी उनके साथ चला गया। उसने उन सबको एक कमरे में रखा और दादी से बोला कि बच्चों का ख्याल रखना, ये बिल्कुल शोर ना मचाए और बाहर ना निकलें किसी भी हालत से। इतना कहकर तब दादी को थोड़ा और अटपटा लगा। फिर जब लंच टाइम हो गया था, बाहर पेरेंट्स भी थोड़े से घबराए, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था पहले कभी इन पिछले 3 दिनों में। तो उन्हें लगा कि बच्चे बाहर भी नहीं आ रहे, हमें भी नहीं बुलाया जा रहा, लंच टाइम हो गया है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, भूखे होंगे। और इसी बीच पेरेंट्स ने एक अनयूजुअल चीज़ नोटिस की, क्योंकि वो जो अपार्टमेंट था, उसका जो कमरा था, वहाँ पूरा कांच लगा हुआ था। तो बच्चे कांच के थ्रू एक साइन होता है उसको बनाकर, और थोड़ा थोड़ा ऐसे दिख रहा था कि बच्चे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पेरेंट्स पैनिक होने लगे। जब पैनिक होने लगे तो उन्हीं में से किसी ने 2:19 में पुलिस को कॉल किया और फिर कॉल पहुंची इंस्पेक्टर जितेंद्र सिनवाने के पास। जी हाँ, तुरंत ही पुलिस की पूरी टीम वहां पर मौके पर मौजूद हुई और भी कमांडो आ गए, फायर ब्रिगेड की टीम आ गई, सारे लोग वहाँ पर फटाफट से पहुँच गए। जब वहाँ पर पुलिस इकट्ठा हो गई, काफ़ी बड़ी तादाद में सारी चीज़ें हो गई, तब उस बिल्डिंग में रहने वाले आसपास के लोग भी थोड़े घबराए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, और पेरेंट्स भी घबराए कि ज़रूर मामला कुछ सस्पिशियस है, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि तब तक पुलिस पता लगा चुकी थी कि एक व्यक्ति ने 17 बच्चों और 2 लोगों को वहाँ पर अपहरण करके बंधक बना लिया है। तब पेरेंट्स को भी ये बात पता चली। उसके बाद जब जितेंद्र सिनवाने वहाँ पर आए तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले रोहित आर्या से आराम से उसकी शर्तें पूछने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये बात करने के लिए कहा, तब वहाँ से उसने नंबर दिया और फिर फ़ोन के थ्रू इन दोनों की बातचीत शुरू हुई, यानी कि रोहित आर्या और इंस्पेक्टर सिनवाने की, जितेंद्र सिनवाने। उन्होंने उसको हर तरह से मनाने की, समझाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम इन बच्चों को जाने दो, मैं ऊपर आ जाता हूँ, मैं बिना हथियार के ऊपर आ जाता हूँ, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लेना, मुझे बंधक बना लेना, बट छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, प्लीज़ उन्हें जाने दो। लेकिन रोहित आर्या नहीं माना, वो मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी कोशिश करते रहे, उसको हर तरह से बातों में उलझाते रहे, समझाते रहे, अपनी पूरी कोशिश करते रहे। इसके बाद उन्होंने आखिरी में ये शर्त भी रखी रोहित आर्या के सामने कि मैं अपने दोनों हाथों को बांधकर ऊपर आ जाता हूँ, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं होगा, तुम पहले मेरी पूरी तलाशी ले लेना, उसके बाद मुझे बंधक बना के रख लेना, पूरी तुम्हारी जो भी मांगे वो पूरी होगी, हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जितेंद्र सिनवाने यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहे थे, ये एक माइंड गेम होता है कि वो रोहित आर्या को बातों में उलझा कर रखना चाहते थे। पहली चीज़ कि वो बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके अंदर रहकर, और दूसरी चीज़ इधर उनकी टीम को बिल्डिंग के नक्शा और भी बैकडोर और भी चीज़ों की जानकारी करके बिल्डिंग में एंटर करने का कोई रास्ता ढूंढने का मौका मिल सके, ये उनकी चाल थी। इस चाल के तहत, और वो इंटेंशनली भी समझाना चाहते थे कि शायद बात बन जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब भी कोई हाईजैक या कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं, बंधक बनाया जाता है, तो पहले नेगोशिएशन ही होता है, पहले बातचीत ही होती है। लेकिन वो ना सामने से अपनी कोई मांग बताने को तैयार था कि उसे चाहिए क्या, और बस वो ये बता रहा था कि मेरे पास पेट्रोल भी है, मैं सारे फ्लोर को आग लगा सकता हूँ, बच्चे भी जल जाएंगे, मैं भी जल जाऊँगा, और मेरे पास एयर गन भी है। उसके पास एयर गन भी मौजूद थी जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता था। इसी दौरान बातचीत चलती रही, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा बातचीत चली, जिसमें बाद में डीएसपी आए, उन्होंने भी रोहित आर्या से बात करने की कोशिश की। ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा जो भी चला, ये पूरा 80 मिनट चला। सोचो 80 मिनट इंस्पेक्टर के लिए और सबसे ज़्यादा उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए कितने ज़्यादा दुखदाई रहे होंगे, कितना उनकी जान हलक में होगी कि कब किस पल क्या हो जाए। एक सनकी व्यक्ति है, उसके पास पेट्रोल है, एयर गन है, वो कुछ भी कर सकता है बच्चों के साथ, ये सोचकर उनकी जान हलक में रही होगी। लेकिन बहुत ही समझदारी से जितेंद्र सिनवाने ने उसको उलझाए रखा, और तब तक
उनकी फायर ब्रिगेड और कमांडो की टीम को मौका मिल गया पूरे मैप को सर्च करने का, और भगवान ने भी इसमें मदद की कि वहाँ से एक रास्ता मिला कि बैक डोर से उस फ्लोर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बस एक ही चीज़ का खतरा था कि वहाँ पे एक कांच की खिड़की थी जिसे काट के बहुत आराम से वहाँ एंटर करना था। अगर वो खिड़की काटने के दौरान ज़रा सी भी भनक रोहित आर्या को लग जाती तो सारे के सारे बच्चों और बुजुर्ग और स्टाफ सबकी जान जा सकती थी एक ही पल में। ये सोचते हुए और बहुत ही एहतियात के साथ फायर ब्रिगेड के 2 सबसे बेहतरीन अफसरों को वहाँ पर भेजने की प्लानिंग की गई। उसके बाद जितेंद्र सिनवाने के अगुवाई में वो यहाँ पर रोहित आर्या से बात करके, यहाँ पर उनकी मदद डीएसपी भी कर रहे थे बात करने में, रोहित आर्या को उलझा कर रखने का प्लान बनाते हुए उलझा कर रख रहे थे, बातों में नेगोशिएशन कर रहे थे, उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी मांग जांच जो भी थी वो पूछने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच फायर ब्रिगेड के 2 बहुत ही होनहार कमांडोज को फायर ब्रिगेड की गाड़ी में, वो जो होता है लिफ्ट वाइज, उसमें चढ़ाकर 4th फ्लोर के उस बैक डोर से उस खिड़की तक पहुंचाया गया, जहां पर उन कमांडोज ने बहुत ही समझदारी और बहुत ही सहूलियत के साथ आराम से उस कांच की खिड़की को काटा और एक एक करके दोनों कमांडो उस फ्लोर में एंटर कर गए। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उन्होंने उस फ्लोर में एंटर किया, रोहित आर्या को भनक लग गई कि फ्लोर में कोई आ चुका है, और बस जैसे ही कमांडो उनके सामने पहुंचे उसी समय उसने अपनी एयर गन उठा ली। तब कमांडो को कुछ सूझा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मासूम 17 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था जो कि बहुत ही मासूम थे। उसके बाद एक कमांडो ने तुरंत एक फायर रोहित आर्या पर किया, जो गोली जाकर उसके सीने में लगी। उसके बाद कमांडो ने उसको अपने कस्टडी में लिया और बाहर सिग्नल दिया कि सब कुछ ठीक है, वहाँ पर और कोई भी खतरा नहीं है। फिर इंस्पेक्टर जितेंद्र सिनवाने की पूरी टीम और भी जो भी लोग थे, फायर ब्रिगेड की टीम, सारे लोग ऊपर पहुँचे। उन्होंने बच्चों को महफूज तरीके से अपनी कस्टडी में लिया और लेकर आए, और उसी समय एम्बुलेंस से रोहित आर्या को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने थोड़ी ही देर में बोल दिया कि रोहित आर्या अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी वीडियो में ये नहीं पता चला कि आखिर रोहित आर्या ने बच्चों को किडनैप क्यों किया था। ना वो पैसे चाहता था, फिरौती, ना ही कुछ ऐसी उसकी आतंकवादी एक्टिविटी में कोई हाथ था कि जिससे उसको कहा जाए। तो इससे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताती हूँ। बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूं, ना मेरे बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूं। अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा जरूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। अब हम बात करेंगे कि कौन था रोहित आर्या। रोहित आर्या कोई क्रिमिनल नहीं था, उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था जो गलत एक्टिविटी में हो। एक साफ सुथरा नॉर्मल नागरिक था जो कि नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने में केपेबल था और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था। उसका बेसिकली काम ये था कि स्कूलों में सफाई अभियान, ऑडियो और वीडियो, एक शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़ और मतलब बच्चों को दिखाकर ये उकसाना
कि कैसे सफाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे खुद आसपास का एरिया बच्चे साफ सुथरा रख सकते हैं। इस तरह का वो एक प्रोग्राम चलाता था जो उसका खुद का कॉन्सेप्ट था, जो कि बेसिकली स्कूलों में चलाया जाता था। इसी वजह से ऑडिशन में सारे स्कूल के ही बच्चे आए हुए थे। उस प्रोग्राम का जो वो 3 साल से कर रहा था इस कॉन्सेप्ट पे काम, जिसका नाम था स्वदेश मॉनिटर प्रोग्राम, जो कि स्कूलों में काफ़ी पसंद आने लगा लोगों को, और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को लोग उसको और ज़्यादा वो करने लगे, पूछने लगे, उसको ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को बोलने लगे, अपने साथ काम करने के लिए बोलने लगे, और वो ऐसे कई प्रोग्राम्स में काम करने लगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेके स्कूलों के जो भी डिपार्टमेंट थे उसको कांटेक्ट करते करते, उनके साथ काम करते करते वो काफ़ी फेमस होने लगा। लोग इस बारे में जानने लगे और लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के, खुशी से हिस्सा लेने के लिए काम कर रहे थे। और इसी तरह से वो महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर की नज़र में आया, उस डिपार्टमेंट की नज़र में आया। शिक्षा विभाग ने उसको नोटिस किया कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और इसके चलते उसको पहली बार महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रोग्राम मिला, जो कि था माय स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल। और उसको लेकर वो ये दिखाता था, बच्चों को सिखाता था, जागरूक बनाता था कि कैसे आसपास अपने स्कूल को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को साफ सफाई करनी चाहिए खुद। और बच्चे उसमें काफ़ी खुश होते थे, खुश होकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था उसका। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार उन स्कूलों को सेलेक्ट करती थी, शिक्षा विभाग उन स्कूलों को सेलेक्ट करता था जो बेस्ट परफॉर्म करते थे, और उनको अवार्ड दिए जाते थे सरकार की तरफ से। जब ये अवार्ड सेरेमनी होती थी तो वहाँ पे स्टेज पे रोहित आर्या भी मौजूद होता था, कई पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट रोहित आर्या का था, और सरकार के साथ, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वो काम करने लगा। करते करते रोहित आर्या ने एक दिन ये क्लेम किया कि उसका 2 करोड़ रुपया ड्यू है सरकार के पास, जिसको लेकर कुछ दिन पहले उसने एक एजुकेशन मिनिस्टर के घर के सामने भूख हड़ताल भी की थी, जो काफ़ी मतलब जब भूख हड़ताल की, एक बंदा भूखा प्यासा है, फेमस भी है, लोग उसे जान भी रहे हैं उसके काम की वजह से, मीडिया आई, सरकार पर प्रेशर पड़ा, तो सरकार ने उसको 2 किश्तों में अमाउंट दिए, 7 लाख और 8 लाख रुपए, टोटल 15 लाख रुपए। और उसके बाद वो भूख हड़ताल उस समय के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन रोहित आर्या का यहाँ पर कहना था कि मैंने जो भी ये प्रोग्राम किए हैं, जो भी चीज़ें मैंने की हैं, उसमें मेरा टोटल 2 करोड़ रुपया लगा है। इसमें मेरे साथ साथ कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी सैलरीज ड्यू हैं, जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, और सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। वो सिर्फ 15 लाख रुपए देकर मुझे टाल रहे हैं। और इसी वजह से उसने इन 17 बच्चों को किडनैप करने, बंधक बनाने और इस तरह की हरकत करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। शायद उसका तरीका गलत था, लेकिन वजह नहीं। मासूम बच्चों को जरिया बनाना सरासर गलत था। लेकिन क्या रोहित आर्या सच में एनकाउंटर के लिए ऐसा करना ज़रूरी था? क्या वो इतने अच्छे काम करने वाला बंदा, क्या इसको सरकार की लापरवाही नहीं कहेंगे? क्या एक क्रिमिनल की तरह उसका मारा जाना ज़रूरी था? क्या सरकार को ये बात नहीं सुननी चाहिए थी? और ये सब रोहित आर्या ने अपने वीडियो में बताया है, और जब पुलिस ने जांच की तो ये सारी चीज़ें सही साबित हुई हैं। लेकिन अपनी सच्चाई बताने के लिए, अपनी मांग लोगों तक पहुंचाने के लिए रोहित आर्या अब इस दुनिया में नहीं है। शायद हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए कि कितना भी अच्छा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका एक गलत कदम या जोश और गुस्से में उठाया एक गलत कदम आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। रोहित आर्या ने जैसे भूख हड़ताल करके एक बार सरकार को हिलाया था, वो चाहता तो कुछ और कर सकता था, धरना दे सकता था, मीडिया से बात कर सकता था, और भी कई रास्ते, या शायद उसने किए भी होंगे। लेकिन रोहित आर्या अब ये बताने के लिए जिंदा नहीं है। तो क्या था ये पूरा माजरा? क्या सच में सरकार ने इतना बड़ा अमाउंट रोहित आर्या का रोक के रखा था, या सच में
नाजायज़ मांग कर रहा था रोहित आर्या। अब इसकी सच्चाई तो आने वाले दिनों में पता नहीं सामने आएगी कि नहीं, क्योंकि रोहित आर्या को आज आधे से ज़्यादा लोगों ने क्रिमिनल मान लिया है। और 80 मिनट तक चले इस मिशन में जिन भी बच्चों के माँ बाप थे, जो भी बच्चे अंदर थे, उन बच्चों के माँ बाप ने तो एटलीस्ट उसको क्रिमिनल मान ही लिया है। और कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई, उसके किए काम भूलकर वो यही कह रहे होंगे कि हमारे बच्चों का अपहरण करने वाला, उनको बंधक बनाने वाला, उनको रुलाने वाला अच्छा हुआ चला गया। लेकिन सरकार की ये लापरवाही या इस तरह आम लोगों के अच्छे काम और उनके लिए उनको सही चीज़ें ना प्रोवाइड होना, ये भी क्या हमारे पिछड़े होने का एक बहुत बड़ा सोर्स है? सोचिएगा ज़रूर। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं फिर मिलूंगी और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यूट्यूब पे अगर आपके पास हाइप है तो प्लीज़ हाइप ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि रोहित आर्या को आप किस नज़र से देखेंगे। जय गुरु जी।